सीन नंबर 1, अनदर अम्ब्रेला सीन। अनदर एक काफी मिस्टीरियस हॉरर एनिमे है जो कि आगे जाके काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है। ये मूवमेंट एनिमे हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट था, जहाँ पर ऑडियंस को सबसे ज्यादा बड़ा झटका दिया जाता है। इस सीन में हमें एक लड़की दिखाया जाता है जो कि क्लास में पढ़ रही थी। अचानक उसे पता चलता है कि उसकी माँ की रोड एक्सीडेंट हो चुकी है। ये बात का सदमा लेने के बाद जब वो अपने घर वापस जा रही थी, उसके हाथ में एक अम्ब्रेला था और जाते वक्त वो सीढ़ियों से पिछल जाती है और सीधा उस अम्ब्रेला का टिप जो कि काफी ज्यादा शार्प था, वो सीधा उसके गर्दन के अंदर चला जाता है। ये सीन देखने में काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग और डिस्गस्टिंग था। इसी वजह से व्यूअर्स ने अपने आप को सभी हद के लिए प्रिपेयर कर लिया था। इस सीन में बिल्कुल अनसेंसर्ड कुछ भी नहीं किया गया, पूरा मूवमेंट प्योरली एग्जीक्यूट किया गया। अनदर एनिमे कोई भी अपनी ब्रूटैलिटी की लिमिट को नहीं तोड़ती, वो सब लिमिट को तोड़ फोड़ करके रख देती है। सीन नंबर 2, फुल मेटल अल्केमिस्ट शोटकर सीन। फुल मेटल अल्केमिस्ट एक पूरा किड्स फ्रेंडली शो था जब तक इस बंदे से हमारी मुलाकात नहीं हुई। फुल मेटल अल्केमिस्ट में शोटकर को पहले एक काफी रिस्पेक्टेबल और अच्छा इंसान दिखाया गया था। वो काफी फ्रेंडली और इंटेलिजेंट भी था, जिस वजह से ऑडियंस को उस पर ट्रस्ट आ जाता है। वो एक मिशन पे काम कर रहा था जहाँ पर एक इंसान और एनिमल्स को बीच में फ्यूजन करने के बाद क्या रिजल्ट आता है उसी पे वो काम कर रहा था। लेकिन जब उसके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट सामने आता है तो बिल्कुल वो ट्रस्ट वर्दी नहीं था। इट ब्रोक्स एवरीवन लिमिट्स। जहाँ पर हमारा एडवर्ड और एरिक उसकी क्रिएशन को देखने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक थे। उन्हें पता लगता है कि नीना की उसी की बेटी थी और एक डॉग जो कि उनके ही पालतू जानवर थे, दोनों को वो फ्यूजन कर देता है। ऐसा केओटिक डिसीजन देखने के बाद एरिक और एडवर्ड पूरा गुस्सा हो जाते हैं और ये सीन के बाद से ही शोटकर को सभी लोग इतना ज्यादा हेट करते हैं कि सभी जगह उसके चर्चे होते हैं। ये सीन इतना ज्यादा माइंड फक था कि तुम खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर ये सीन दिखाया कैसे गया। ऐसे पॉपुलर एनिमे में ऐसे सीन्स ऐसे एनिमे को एक काफी बड़े सबके डेरे में लेके जाते हैं। इसी मूवमेंट के बाद से शोटकर को काफी क्रिटिसाइज किया गया और वो वन ऑफ द मोस्ट हेटेड कैरेक्टर में से एक बन चुका था। कभी कभी इंटेलिजेंट और मोरालिटी भी इंसान की दिमाग को खा जाती है और वो लोग ऐसा डिसीजन लेते हैं जो कि बिल्कुल लाइफ चेंजिंग होता है। उसके बाद उसे स्कार के द्वारा मार दिया गया। सीन नंबर 3, कानेकी टॉर्चर टोक्यो गूल। कानेकी जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट था, अचानक किसी इवेंट की वजह से वह हाफ गूल और हाफ ह्यूमन में कन्वर्ट हो चुका था। उसके पास रीजनरेशन भी पावर थे। जो संजय काफी डेंजरस टॉर्चर करके पहले ही आ चुका था और उसके बाद जो कानेकी का वो टॉर्चर करता है वो सीन काफी ब्रूटल और डिस्टर्बिंग हो जाता है। काफी अनसेटलिंग सीन ये एनिमे व्यूअर को लगता है जब कानेकी का नेल्स को वो पायलट से तोड़ता जा रहा था। उस सीन की स्क्रीम और पेनफुल सीन्स इस मूवमेंट को काफी क्योटिक बना देती है। इस सीन की वजह से कानेकी मेंटल इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका था कि उसने जीने की उम्मीद खो चुकी थी। जेसन एक ऐसा बंदा था जिसने कानेकी की लाइफ को बर्बाद करके रख दिया। फिजिकल सफरिंग के साथ उसने ब्रेन को ट्रॉमाटाइज कर दिया और उसने उसकी जीने की विल पावर भी खत्म करके रख दी। और उसी चक्कर में कानेकी ने एक ऐसा डिसीजन लिया, उसके बाद से वो बिल्कुल ह्यूमन नहीं रहता, वो आखिर में मॉन्स्टर बन जाता है। सीन नंबर 4, उजुमाकी स्पाइरल फेस सीन। हालांकि जिंजीतो के जितने भी मांगा के क्रिएशन आए हैं वो सभी काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग और डिस्गस्टिंग सीन हमें दिखाती है और काफी यूनिक सीन्स भी हर एक एनिमे में होते हैं। पर जो उजुमाकी का भी फेस टर्निंग सीन था वो एनिमे हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्ब सीन हमें एनिमे हिस्ट्री में दिखाया जाता है, जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड वाइड ये काफी पॉपुलर हो जाता है। उजुमाकी एक ऐसे वर्ल्ड में सेट है जहाँ पर एक विलेज में अचानक सभी चीज स्पाइरल शेप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है और स्पाइरल ऑब्सेशन को इस जगह पे दिखाती है कि सभी लोग स्पाइरल से ऑब्सेस्ड हो चुके थे और कुछ लोग उससे डिस्गस्ट हो चुके थे, पर ये ऑब्सेशन रुकने का नाम नहीं ले रहा था और आगे जाके वो सभी चीज को स्पाइरल में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। और हद तो तब पार हो चुकी थी जब इंसान की शक्ल ही स्पाइरल में कन्वर्ट होना शुरू हो चुका था। हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि नॉर्मल सी थी, उसकी शक्ल में थोड़ा सा स्पाइरल कॉन्सेप्ट आना शुरू हो चुका था और आगे जाते जाते उसकी शक्ल पूरी ही स्पाइरल में चेंज हो चुकी थी। ये सीन इतना ज्यादा डिस्गस्टिंग था कि एनिमे में जब ये एनिमेट हुआ तो इससे एक मोस्ट लाइक्ड वीडियो बना दिया गया, क्योंकि ये सीन देखने में भले ही जितना भी ब्रूटल लगे पर होने में ये काफी आइकॉनिक था। इसलिए एनिमे फैंस के द्वारा इवन दो इट इज डिस्टर्बिंग सीन्स बट इट इज लाइक्ड बाय मेनी पीपल्स। ये सीन ऑडियंस को भले ही अनकंफर्टेबल पार देते पर ये इंसान की वो लिमिट को दिखाते हैं कि हर एक लोग किसी न किसी चीज से ऑब्सेस्ड होते हैं। उसी में उजुमाकी ने एक कियोटिक और एक ड्रामाटिक चीज को चूज किया, स्पाइरल ऑब्सेशन।
और आगे जाके उसका स्पाइरल इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि वो खुद इंसान को निगलना शुरू कर लेता है। इट इज द नेगेटिव साइड ऑफ ऑब्सेशन जो कि ये एनिमे में हमें दिखाता है। सीन नंबर 5, एल्फेन लाइट ओपनिंग सीन। एल्फेन लाइट एनिमे एक ऐसा एनिमे है जिसकी स्टार्टिंग से ऑडियंस को क्लियर हो जाता है कि ये किस लेवल पर जाने वाला है। एनिमे की स्टार्टिंग में हमें एक रिसर्च फैसिलिटी दिखाया जाता है जहाँ पर एक लूसी नाम की मिस्टीरियस गर्ल को बंद करके रखा जा रहा था और उसके बाद किसी न किसी वजह से उसकी एक हाथ छूट जाती है। उसके बाद वो वहां से एस्केप कर लेती है। एस्केप करने के बाद से ही वो इंसान को मारना शुरू कर देते जैसा कि वो लोग कुछ है ही नहीं। उसके रास्ते में जो भी आ रही थी वो सबको ब्रूटली डिस्गस्टिंग तरीके से सबको वो मारी जा रही थी। ये सीन बिल्कुल भी इमोशनल नहीं लगता बल्कि ट्रामाटाइजिंग लगता है। सभी इमोशन को वो लड़की ब्रेक कर चुकी थी और कोई भी इमोशन बिना फील करे वो सबको मारी जा रही थी। उसके फेस में बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं था, ना कोई सेटिस्फैक्शन, पूरा कोल्ड और ब्लड थ्रस्ट। ये एम्प्टीनेस ऑडियंस को अनकंफर्टेबल कर देती है और शुरू से ही सबको पता लग जाता है कि ये एनिमे किस जगह पे जाने वाला है। ओपनिंग सीन में ही ये लूसी का रियल डेंजरस पर्सनैलिटी हमें दिखाई देता है जो कि आगे जाके काफी क्योटिक टर्न ले लेती है, जिसकी वजह से इस एनिमे को वन ऑफ द मोस्ट डिस्गस्टिंग और 18+ कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि इसकी ब्रूटैलिटी और न्यूडिटी भी इस एनिमे को एक अच्छा कैटेगरी में रखता है। भले ही ये एनिमे वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग सीन दिखाता है पर ये काफी इंगेजिंग होता है आगे जाके। स्टोरी का टर्निंग पॉइंट इस एनिमे को काफी अच्छा बनाता है। एल्फेन लाइट एक ऐसा एनिमे है जो कि एक ऐसे क्रिएचर को दिखाता है जो कि बिना तुम्हें टच करे ही तुम्हें मार सकता है क्योंकि उनके पास इनविजिबल हाथ होती है। सीन नंबर 6, डेविल मैन की डेथ। डेविल मैन का यह सीन काफी ज्यादा इमोशनल इम्पैक्ट करने लायक था। एनिमे के आखिर में ये जो सीन को टेक प्लेस करता है ये ह्यूमैनिटी के क्रूरलिटी को डिस्ट्रॉय कर चुका था। तुम खुद ही सोचो कि इंसान सिर्फ अपनी लिमिट को इतना हद तक सरपास कर देते हैं कि वो अपनी इंसानियत ही खो देते हैं। जहाँ पर विलेन को विलेन दिखाने के लिए इंसान अपनी काइंडनेस को भूलकर सीधा क्रूरलिटी में आ जाते हैं। मिकी एक काफी अच्छी लड़की थी जो कि शुरू से लेकर अंतिम तक काफी अच्छा टेक्स प्लेस कर रही थी। वो हमेशा दूसरों की हेल्प करती और अच्छा बनती, लेकिन जैसे जैसे दुनिया में फेयर आता गया लोग अपनी ह्यूमैनिटी को भूलते गए और इस लेवल तक आ गए कि उन्होंने अपनी सब लिमिट को सरपास कर दिया। ये सीन टेक्स प्लेस करती है जब मिकी और उसका भाई उसके घर में आराम से बैठे हुए थे। अचानक उसके घर में ढकढक होती है और उसका भाई उसको दरवाजे को चेक करने के लिए जाता है। तभी वहां पर चाकू की आवाज आई। उसे सुनने के बाद मिकी सब नीचे जाने की कोशिश कर रही थी। तभी वो उसके भाई को लटका हुआ देखता है। उसके सर वहीं पर लटका हुआ था। उसे देखकर वो काफी डर चुकी थी और इसी डर में जब वो पीछे जाने की कोशिश कर रही थी तभी उसके ऊपर काफी लोग अटैक कर देते हैं और उसी के बाद से ही उसके घर को जलाकर उसके शरीर को टुकड़ा टुकड़ा कर कर वो अपनी सिंबल को अपराइज कर रहे थे। ये सीन देखने के बाद हमारा डेविल मैन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एक चीज को पता लग जाता है कि उसे ह्यूमैनिटी किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने इनोसेंट को प्रूव करने के लिए। ये सीन एनिमे हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग सीन है क्योंकि ये सीन में ह्यूमैनिटी की ट्रू साइड को हमें दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा ही डिस्टर्बिंग होता है। ये सीन हमें दिखाती है कि कभी कभी मॉन्स्टर बाहर नहीं बल्कि इंसानों के अंदर होती है जो कि छुप कर बैठती है, जब मौका मिले तो अपना टेक्स प्लेस करती है। ह्यूमैनिटी का डार्क साइड तो तुमने देख ही लिया, पर क्या होगा अगर उनसे सभी लॉ ही मिट जाए तो। सीन नंबर 7, वायलेंस जैक चेनसो सीन। वायलेंस जैक एक पोस्ट एपोकलिप वर्ल्ड है। एक ऐसी वर्ल्ड में सेट है जहाँ पर ह्यूमैनिटी के पास कोई भी लॉज और ऑर्डर नहीं है। वो जो चाहे वो कर सकते हैं और उनके पास ना कोई लॉ होने की वजह से वो इस लेवल तक चले जाते हैं कि उनका लेवल देखने लायक नहीं होता। क्या होगा अगर ह्यूमैनिटी के ऊपर से लॉज हट जाए तो ये होगा। चारों तरफ सिर्फ गैंग्स थे, सभी तरफ सिर्फ केओस ही केओस मचा हुआ था और ये सीन एनिमे हिस्ट्री का सबसे ब्रूटल सीन बन जाता है जहाँ पर एक वाइफ के आगे उसके हस्बैंड को जिंदा ही चेनसॉ से काट दिया जाता है। ये सीन इतना ज्यादा डिस्गस्टिंग था कि तुम बात ही छोड़ दो। उसके बाद हमें दिखाया भी नहीं जाता। वायलेंस जैक एक ऐसा एनिमे है जो कि वायलेंस की हद पार कर देते हैं। इसमें वायलेंस हर जगह होगा, हर तरफ होगा और काफी नेक्स्ट लेवल तक होगा। ऑडियंस को इस सीन को देखने के बाद रियलाइज हो जाता है कि ये सीन हीरो और विलेन को नहीं दिखाती। इस सीन में सभी ह्यूमैनिटी को दिखाती है जो कि विलेंस है। इस सीन में हमें ट्रूली दिखाया जाता है कि इंसानों के ऊपर से जब लॉज हट जाए तो क्या क्या हो सकता है। सीन नंबर 8, ब्लड सी लेक सीन। ये वो सीन है जिसके लिए सब लोग इंतजार कर रहे हैं। ब्लड सी अपनी लिमिट को हर वक्त सरपास करता है और ब्लड सी का ये सीन एनिमे हिस्ट्री का सबसे डिस्टर्बिंग मूवमेंट हमेशा बनता है और हमेशा ये उसमें जीतता है। सीन एक सिचुएशन में सेट है जहाँ पर एल्डर्स वायरस नाम के
पावरफुल क्रिएचर वुमेन को सिर्फ एनिमीज की तरह ही नहीं बल्कि टॉय की तरह ट्रीट कर रहे थे। सभी विक्टिम को एक साथ कैप्चर किया जाता है और उन सबको ब्रूटली मार दिया जाता है। ऐसा सीन इस एनिमे में हमें दिखाया जाता है जिसमें ह्यूमैनिटी की कोई भी इज्जत नहीं की जाती, सभी ह्यूमैनिटी को इस मॉन्स्टर के द्वारा मार दिया जाता है। हम इस सीन में 2 ट्विंस के देखते हैं जो कि लड़कियां होती है और अचानक वहां पर एक मॉन्स्टर टेक्स प्लेस करता है जहां पर एक लड़की को तो जोर जोर से पटक कर वो वहीं पर मार देता है, दूसरी की दोनों पैर की खींचकर वहीं पर उनकी जान ले लेता है। ये सीन काफी ज्यादा ब्रूटल था, डिस्टर्बिंग था, डिस्कस्टिंग था, इसलिए इसे कहीं जगह पर भी बैन किया गया है। ये सीन सफरिंग को ही नहीं बल्कि ब्रूटैलिटी और क्रूरल्टी को भी दिखाता है। ये सीन हमें रिमाइंड कराती है कि कभी कभी हॉरर सिर्फ डेथ में ही नहीं बल्कि ऐसी फीलिंग में भी होती है जहाँ पर पेन को कम्प्लीटली इग्नोर किया जाता है। कभी कभी कुछ ऐसे भी एनिमे आ जाते हैं जो कि उस पेन को इग्नोर कर देते हैं जिसके लिए ह्यूमैनिटी जीती है। लास्ट सीन नंबर 9, बर्ज़र्क इक्लिप्स। बर्ज़र्क का इक्लिप्स एनिमे हिस्ट्री का सबसे डार्केस्ट मोमेंट है जो कि हमें हर एक पार्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसमें ब्रूटैलिटी की कोई भी लिमिट नहीं है, इसमें सभी लिमिट को सरपास किया जाता है। हमें एक बैंड के बारे में पता चलता है, बैंड ऑफ हॉक, जिसका एक मेंबर ग्रिफिन जो कि लीडर था। गर्ड्स के जाने के बाद वो अपनी ह्यूमैनिटी को खो चुका था और उसने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसके बाद उसे 1 साल तक टॉर्चर किया गया। 1 साल तक टॉर्चर करने के बाद जब उसके फ्रेंड्स उसे बचाने के लिए आते हैं तो उसकी अपनी हालत देखने के बाद उसे अपने आप से घिन आ जाती है। अपनी गोल्स के लिए उसने इक्लिप्स को स्टार्ट किया। इक्लिप्स में ऐसे ऐसे मूवमेंट आते हैं जहाँ पर सभी उसके बैंड के लोग मर जाते हैं, सभी लोग ब्रूटली मर रहे थे और उसी बीच में एक ऐसा सीन आता है जहाँ इस सब की वजह ग्रिफिन गर्ट्स को मान रहा था। ग्रिफिन को लग रहा था कि गर्ट्स की वजह से मैं इतना दर्द मैंने सहा है, इसीलिए वो एक ऐसा मूवमेंट लेता है जो कि एनिमे हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट डार्केस्ट मूवमेंट हमेशा आता है। गर्ट्स जहाँ पर अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहा था उसी जगह पर केस्का को उसने वहीं पर सेक्सुअली असॉल्ट किया, वो भी गर्ट्स के ही आगे, जिसे देखने के बाद गर्ट्स पूरा पगला चुका था। इक्लिप्स सिर्फ हॉरर ही नहीं बल्कि बिट्रेयल, एबिशन और सेक्रीफाइस को दिखाता है, इसलिए ये सीन वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग और अनकंफर्टेबल मोमेंट हमें लगता है और ये सीन कोई भी भूल ही नहीं सकता। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम काफ़ी ज़्यादा क्लोज है 500 सब्सक्राइबर के। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जहाँ पर तुम मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं अपनी वीडियो के रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।